नमस्कार, राम राम साहब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे। आप अगर थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो पिछले 5-6 दिन से आप महाराष्ट्र से रिलेटेड राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे होंगे टीवी पे और सोशल मीडिया पे। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं, कुछ चीज़ें एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी होते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम जब से कहानी शुरू होती है उस समय से शुरू करते हैं, यानी इलेक्शन 2019 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें समझनी है। उस समय क्या हुआ, एक रात की सरकार बनी थी, फिर किस तरीके से एक बेमेल महा विकास अघाड़ी गठबंधन बना था, एंड फिर संजय की नाराजगी क्यों रही, और फिर सूरत और गुवाहाटी का क्या रोल रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट में हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, स्पीकर और वाइस स्पीकर की क्या भूमिका रहती है, गवर्नर की और कोर्ट की क्या भूमिका रहती है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि खबर क्या है। खबर यह है कि महाराष्ट्र के करीब करीब 50 विधायक, उनमें से अधिकतर 40+ विधायक जो हैं वो शिवसेना के हैं। वो शिवसेना पार्टी से अलग होकर या नाराज होकर के पहले सूरत के किसी होटल में रुके और उसके बाद में सूरत से वो गुवाहाटी यानी असम में पहुंच गए थे। तो ये खबर है, और खबर के बाद में जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गड़बड़ा गई है। देखिए, यहाँ से आप मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी से पहले वो सूरत गए थे, और सूरत के बाद में वो असम, जहाँ पे अभी बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वर्तमान में जो बागी विधायक जिन्हें बोला जा रहा है उनकी संख्या करीब करीब 50 के आसपास है, जिनमें 7-8 निर्दलीय हैं। तो पूरी कहानी हम शुरू से शुरू करते हैं। बात है 2019 के अक्टूबर की। 2019 के अक्टूबर में चुनाव होते हैं, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत चुनाव होते हैं। ठीक है, 2014 से लेके और 2019 तक सरकार रहती है, वो देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में, और उनके साथ में गठबंधन रहता है शिवसेना का। अब इन दोनों का जो गठबंधन है ये काफ़ी पुराने समय से है, और इनका जो प्रमुख एजेंडा है वो हिंदुत्व और विकास का एजेंडा रहता है। तो इनका 2014 से और 2019 तक जो है वो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में रहती है। 2019 में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में रिजल्ट इस तरीके से रहता है। बीजेपी कुल मिला के, देखिए यहाँ पे 288 सीट्स हैं, पूरे महाराष्ट्र में 288 एमएलए की सीट्स हैं। उनमें से 145, क्योंकि आधे में एक जोड़ेंगे, 144 + 1 यानी 145 आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए। तो कोई भी पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ सकती, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने दोनों ने गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में मिलने का मतलब ये होता है कि उन्होंने सीटों का बंटवारा भी कर लिया था, कि जहां से शिवसेना लड़ेगी वहां से बीजेपी नहीं लड़ेगी, और जहां से बीजेपी लड़ेगी वहां से शिवसेना नहीं लड़ेगी। तो मिलकर के, क्योंकि पूरी सीट पे बीजेपी भी नहीं लड़ी थी, बीजेपी कुल मिला के 105 सीट लाई थी। ये ऑलमोस्ट बहुत अधिक था, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो उनका सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा था। उसके बाद में शिवसेना के 56 सीट्स आई थी, 56 सीट आई थी। पहले के अनुसार अगर अनुमान लगाते, कोई भी अगर नॉर्मल इंसान अनुमान लगाता, तो वही यही बात बोलते कि भाई अभी जो सरकार बनने वाली है वो बीजेपी की और शिवसेना की बनने वाली है, क्योंकि 2014 से और 19 तक उनकी ही सरकार रही थी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट होता है, शिवसेना के मन में थोड़ी सी और इच्छाएं जागृत होती हैं, और शिवसेना चाहती है कि इस बार हम बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं। यहाँ पे उनके पास में 56 एमएलए हैं और बीजेपी के पास में 105 एमएलए हैं, और ना ही उनकी पहले इस तरीके से कोई बात हुई थी कि हम बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे या छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे। जैसा नेचुरल अलायंस था, जिसमें लग रहा था कि बीजेपी ही जो है सीएम बनाएगी, बाकी शिवसेना के पास में बहुत सारे पोर्टफोलियो होंगे। लेकिन शिवसेना की इच्छाएं यहाँ पे बढ़ती हैं। इच्छाएं बढ़ने के कारण बीजेपी मना कर देती है कि हमारे तरफ से हम शिवसेना का सीएम नहीं बनाएंगे, जैसा पहले चल रहा था उसी तरीके से रखेंगे। शिवसेना क्या करती है, एक नया तरीका का गठजोड़ करती है। वो करती है एनसीपी के साथ में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में, यानी कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो कि शरद पवार की पार्टी है और इधर अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाली पार्टी है, इनके साथ में अलायंस बनाती है। 44 + 54 + 56 इनका अलायंस बनाती है। इस तरीके से आप सीट में देखेंगे तो इन तीनों की मिला के 154 सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, 44, 56, 54 मिला के 154 सीट हो जाती हैं, जबकि आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है, 145। ये सब शिवसेना ने क्यों किया था? क्योंकि शिवसेना को अपना मुख्यमंत्री बनाना था।
ठीक है। जबकि इलेक्शन में वो लड़े किसके साथ में थे? बीजेपी के साथ में लड़े थे। जनता के साथ में किसका फोटो लगा के गए थे? मोदी जी का फोटो उनके सामने लगा के गए थे। तो यहाँ पे अलायंस बन जाता है, इसका नाम दिया जाता है महाविकास अघाड़ी गठबंधन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे निर्दलीय भी जुड़ जाते हैं। कुल मिला के 15 और 6 21 निर्दलीय जुड़ जाते हैं। तो टोटल 175 सीट जो हैं इस महाविकास अघाड़ी कोalition के पास में आ जाती हैं। उस समय जब ये इलेक्शन हुए थे, उसी समय एक घटनाक्रम और होता है उसी समय, और ये बात है एक्चुअली में अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, नवंबर में उनका फाइनल रिजल्ट आया था। तो 22 नवंबर की सुबह के दिन शायद देवेंद्र फडणवीस जी, जब लग रहा था बीजेपी वालों को कि शिवसेना एनसीपी के साथ में और कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बनाने वाली है, तब बीजेपी वालों ने एनसीपी के अजीत पवार को तोड़ लिया था और वहां पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली गई थी देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे अजीत पवार जी को वापस बुला लिया गया शरद पवार के द्वारा, और फिर फाइनली सरकार बनती है शिवसेना की और एनसीपी की और कांग्रेस की, तीनों की मिला के। वैसे तो आपको अनुमान लग रहा होगा कि भाई इस तरीके से अगर गठबंधन देखें तो शिवसेना जो हमेशा कांग्रेस के विरोध में रही थी, तो एक ये जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है, ये नेचुरल कोएलिशन नहीं था, ये सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया गया था ताकि बीजेपी को सबक सिखाया जा सके। और ये अपनी जगह सही भी हो सकता है। उनकी स्ट्रेटजी ये रही होगी कि बीजेपी को रोकना है। कोई भी चीज राजनीति में गलत या सही निर्णय नहीं देखी जाती। राजनीति जो होती है वो हमेशा कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज मेरी आप हमेशा बांध के रखना, कम बुरे और ज्यादा बुरे के बीच में होती है। ठीक है, कभी भी राजनीति अच्छे और बुरे के बीच में नहीं होती है। एक तो राजनीति में आप आ रहे हैं तो आपको बुरा बनना ही पड़ता है। ठीक है, ये निश्चित सा ही है। और उसमें ये हो सकता है कि आप कितने बुरे हो, कम बुरे हो या ज्यादा बुरे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इनकी कोएलिशन बन जाता है। लेकिन इस नेचुरल कोएलिशन में यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो सीएम है वो तो अपना पद रख लेते हैं, साथ साथ में अपने बेटे आदित्य ठाकरे को पद दे देते हैं। लेकिन अब एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक तरीके से बेलगाम हो जाते हैं और अपनी मनमर्जियां करने लग जाते हैं। बाकी के जितने भी शिवसेना के और एमएलए थे उनको उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही थी। लाइक शिवसेना के सबसे प्रमुख जो संगठन के कार्यकर्ता थे वो एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो सतारा से आते हैं, और जिस समय बाला साहब ठाकरे ने इस शिवसेना जी पार्टी को बनाया था उस समय से ये शिवसेना पार्टी में थे और ये मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इवन इफ जो 2019 वाला इलेक्शन हुआ था उसमें भी सारा कार्यभार इनके द्वारा संभाला गया था, यानी कितना सीटों का वितरण करना है, बाकी चीज़ें सब जो हैं मैनेजमेंट के काम इनके द्वारा किए गए थे। अब क्या होता है कि 2019 के बाद में यहाँ पे अपने ये उद्धव ठाकरे जी सीएम बन गए, बेटे आदित्य ठाकरे को अच्छा पोर्टफोलियो दे दिया और बेटे को खुली छूट दे दी कि तुम जहाँ चाहो, जिस भी मंत्रालय में चाहो वहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हो। बाकी एनसीपी और कांग्रेस ने बलाईदार जो मंत्रिमंडल होते हैं वो अपने पास में रख लिए, यानी आप समझ सकते हो कि क्यों रखे गए। अब बाकी के जो नेता हैं उनकी एमएलए जो हैं, एमएलए शिवसेना वाले, उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है और ना ही ये उद्धव ठाकरे के साथ अप्रोच कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक और व्यक्ति आता है रोल में, वो आते हैं संजय राउत जी। ठीक है, संजय राउत जी शायद आपने देखा होगा। संजय राउत जी एक्चुअली में उन्हें इस लंका में आग लगाने का श्रेय दिया जा सकता है। ये उनका फोटो है, मैं यहाँ पे लगा के लेके आया हूँ। बड़बोलापन, मूर्खतापूर्ण बातें करना, बिना सोचे समय, बिना दिमाग लगाए कुछ भी बोल देना, राजनीति से अतर बोल देना, जो मन में है वो बोल देना। और इसी के कारण ये एकनाथ शिंदे और इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर नाराज हो रहे थे। ये बहुत दिनों से ये प्लान कर रहे थे, सोच रहे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ये 2-3 दिन में हुआ होगा। मेरे हिसाब से ये जो प्लान चल रहा होगा वो पिछले 1 साल से चल रहा होगा, क्योंकि 2/3 एमएलए को तोड़ना, 40 के आसपास एमएलए को तोड़ के ले जाना, क्योंकि 55 के आसपास शिवसेना के एमएलए है, उनमें से अभी 40 के आसपास जो है वो एकनाथ शिंदे जी के पास में है, जो गुवाहाटी में बैठे हैं। उसको आप 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में नहीं कर सकते हैं। ये पिछले काफ़ी समय से इस प्लान में चल रहे होंगे कि किस तरीके से इनको मैनेज करके और हमारे अपने यानी अपने साथ में गुवाहाटी ले जाया जाए। ठीक है, तो ये इनका प्लान चल रहा होगा। तो फिर क्या होता है, 21 जून मंडे को ये अपने करीब 35-36 एमएलए को लेके गुवाहाटी चले जाते हैं। गुवाहाटी में क्या होता है, सूरत चले जाते हैं
और उसके बाद में 1-2 दिन बाद में फिर ये सारे एमएलए को लेके गुवाहाटी, क्योंकि थोड़ी दूरी ज़्यादा है मैप में अगर आप देखें तो गुवाहाटी जो पड़ रहा है वो असम में यहाँ पड़ रहा है। सूरत में तो क्या था कि हो सकता था कि महाराष्ट्र पुलिस का कुछ जोर जबरदस्ती करके लेके आ जाएं, अगर महाराष्ट्र में रखते तो फिर तो तुरंत ही उठा लाती पुलिस, क्योंकि सरकार उनकी है, इसलिए वो वहाँ सेफ पैलेस जहाँ पे बीजेपी सरकार है इसलिए वहाँ पे लेके चले गए। तो अब आपको कहानी कितनी समझ में आई? कहानी ये समझ में आई होगी आपको कि अब जो 145 आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, 145 आपको चाहिए होते हैं, उनमें से 37 एमएलए प्लस अभी तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ऑलमोस्ट 50 एमएलए इस साइड में चले गए हैं और इनके पास में मेजोरिटी नहीं रही है, इनके पास में, तीनों के पास में मेजोरिटी नहीं रही है। तो इस समय कुछ कंडीशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। उन कंडीशंस को आप देखिए, यहाँ पे एक शब्द और आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। 1985 में बहुत ज़्यादा दल बदल होता था। उस समय क्या होता था कि कोई एमएलए किसी पार्टी से जीता, नेक्स्ट जैसे ही मंत्री का उनको कुछ लाभ मिला या ऐसा मिला कि दूसरी पार्टी उनको कुछ अच्छा माल दे सकती है, पैसा दे सकती है, तो वो तुरंत अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इसलिए 1985 में 52वें अमेंडमेंट के द्वारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया था। इसमें क्या कहा गया था, अगर कोई निर्दलीय किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एमएलए पद से। ठीक है, ये क्लियर था। अगर आप निर्दलीय लड़े हो तो अगले 5 साल आपको निर्दलीय ही रहना पड़ेगा। आप किसी पार्टी या सरकार का सहयोग कर सकते हो बाहर से, लेकिन उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो। अगर पार्टी को ज्वाइन करते हो निर्दलीय रूप में तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी एमएलए के रूप में। उसके अलावा यहाँ पे है नॉमिनेटेड, अगर कोई एमएलए, ये तो उस एमएलसी के लिए आएगा, ठीक है, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी 6 महीने के अंदर अगर वो पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से तो कोई यहाँ कोई मतलब नहीं रहा खास। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अगर मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो मेंबरशिप दे देता है तो फिर उसके बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई बीजेपी से चुन के गया और छोड़ देता है कि भाई मैं बीजेपी में नहीं रहना चाहता हूँ, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक और आता है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन कुछ वहाँ अपवाद दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है ना, गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल। मान लीजिए कि जो 40 एमएलए गए हैं ये शिवसेना की जो सदस्यता है वो छोड़ना चाहें, तो जैसे ही सदस्यता छोड़ेंगे वो एमएलए के रूप में नहीं रहेंगे, उनका एमएलए पद हट जाएगा। तो लेकिन यहाँ अपवाद दिया गया था, अगर पेरेंट पार्टी के 2/3 मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ के जाते हैं तो फिर उनको जो है वो निष्कासित नहीं किया जाएगा, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। और उसी चीज़ को यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने यहाँ पे जो उनके टोटल 56 एमएलए थे, ठीक है, उनमें से सिर्फ 19 जो है वो उद्धव ठाकरे के पास में छोड़े हैं। ऑलमोस्ट 2/3 37 से अधिक जो है वो एकनाथ शिंदे ले गए हैं। इस समय जो मेजोरिटी है वो एकनाथ शिंदे के पास में है। ओरिजिनली शिवसेना पे दावा ठोकने के अधिकार इनके पास में आ चुका है अभी, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा बाकी इधर की साइड में ये जो है वो अल्पमत में आ गए हैं। तो हो सकता है अगर ये शिवसेना साबित हो जाती है तो इनकी सबकी एमएलए पद जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएं। ठीक है, तो ये जो है वो पूरी कहानी है। अब आगे का जो है इसमें रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जो ध्यान रखने। यहाँ मैंने बोला ना डिस्क्वालीफाई कौन, तो यहाँ डिस्क्वालीफाई के बारे में कौन बताएगा कि ये एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो ये बताता है अपना विधानमंडल का या विधानसभा का जो स्पीकर होता है वो इस बात को बताता है। और ये लिखा हुआ है अपने आर्टिकल नंबर 178 में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 178 जो है वो अपने विधानमंडल या विधानसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष पद के बारे में बताता है और यही डिसाइड करता है कि एमएलए को उसके पद से हटाना है, उसे डिस्क्वालीफाई करना है कि या नहीं करना है। तो यह ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 178। तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाओं में से एक ये हो सकता है, आर्टिकल नंबर 178 किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की योग्यता ये बताता है। उसके बाद में इसमें भी यही बात है कि अगर कोई स्पीकर उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है तो एमएलए अगर उसे लगता है कि मैं गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया हूँ तो वो कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है। ये नॉर्मल सा है, क्योंकि अगर स्पीकर जो है वो प्रोसेस क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला दल बदल कानून, उसके आधार पे अब वहाँ पे 2/3 अगर एमएलए जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के पास में तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल और है, आर्टिकल नंबर 174। इसमें राज्यपाल को
विधानसभा सत्र बुलाने की जो है वो यहाँ पे वो दिया गया है, पावर दिया गया है। और इसी के तहत 174 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग भी की जा सकती है। तो अभी जो है वो विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में। मे बी जुलाई में 15 जुलाई के बाद में विधानसभा सत्र शुरू होगा। उसके बाद में मे बी तब तक जो है वो गुवाहाटी में ही कैद रहेंगे ज़्यादातर। अगर शिवसेना मना लेती है तो बात अलग है, और एकनाथ शिंदे मान जाते हैं तो बात अलग है, नहीं मानते हैं तो वो गुवाहाटी में ही रहेंगे। और जब यहाँ पे सत्र बुलाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, तब कोई दूसरी पार्टी जो है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, और वहाँ पे उनको 145 एमएलए दिखाने पड़ेंगे। अगर वो 145 एमएलए वो साबित नहीं कर पाते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। मुझे लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर शिवसेना उन अपने जो बागी विधायक हैं या जो नाराज विधायक हैं उनको वापस नहीं ला पाती है, तो उन्हें मर्जी से ही वहाँ इस्तीफा देना ही होगा अपनी सरकार से। आगे क्या हो सकता है शिंदे गुट के लिए, अभी क्या क्या चीज़ें हैं सामने। शिंदे गुट कह रहा है कि हम असली शिवसेना हैं, हम जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के जो हैं वो ओरिजिनल हैं इस समय, क्योंकि हम हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आए। उनका पॉइंट ये है। फिर ये बोल रहे हैं शिंदे जो है कि भाई तुमने जो पहले गठबंधन बनाया है कांग्रेस के साथ में वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा बीजेपी के साथ में मिलती है, और तुमने बना लिया है अपोजिट पार्टी वालों के साथ में। तो ये उनका है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, शिंदे क्या कर सकता है, एक तो या तो इनके पास में शिवसेना की पार्टी का ही सब कुछ मिल जाए, धनुष बाण इनके पास में मिल जाए। शिवसेना की पार्टी के जो सिंबल है वो धनुष बाण है। दूसरा, ये एक अलग पार्टी बना लें, क्योंकि 2/3 से ज़्यादा है तो ये अलग पार्टी बना सकते हैं। कोई अन्य नाम दे सकते हैं, शिवसेना शिंदे करके नाम दे सकते हैं, बाला साहब शिवसेना इस तरीके से नाम दे सकते हैं। और तीसरा, ये अपने 2/3 एमएलए और निर्दलीय एमएलए के साथ में बीजेपी में विलय हो जाते हैं, तो बीजेपी की जो है वो वहाँ सरकार बन सकती है। इधर उद्धव गुट के लिए क्या है, ये फ्लोर टेस्ट में जाएंगे, और फ्लोर टेस्ट में अगर 145 प्लस साबित कर देते हैं, जो आज की कंडीशन में नहीं लग रहा है, तो फिर जो है वो अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो उनकी सरकार गिर जाएगी। दूसरा, ये विधानसभा भंग करने के लिए बोलते हैं राज्य सवाल के, लेकिन राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करके चेक करेगा अविश्वास प्रस्ताव के आधार पे, या कोई दूसरी पार्टी आके बोल देती है कि हमारे पास बहुमत है, तो वहाँ सरकार बनाई जाती है। यह तीसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि खुद शिवसेना वाले, ओरिजिनल शिवसेना यानी सिर्फ उद्धव ठाकरे वाले जो है वो बीजेपी से हाथ मिला लें। तो ये 3-4 ऑप्शन है। बाकी ऐसा है, अभी की जो कंडीशन लग रही है उसमें पूरे चांस हैं कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार जो है वो गिरने वाली है, क्योंकि उनके पास में सिर्फ 15 के आसपास एमएलए हैं 55 में से, यानी 2/3 एमएलए किसके पास में है, शिंदे के पास में। 40 से ज़्यादा एमएलए शिंदे के पास में है। दूसरा, 105 बीजेपी के पास में है, 40 अगर शिंदे के आ जाते हैं और 10-5 निर्दलीय आते हैं, तो ऑटोमेटिक ही 145 का आंकड़ा बाहर निकल जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली चांस ये है कि बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे बस सीधा सा सीधी बात है कि महाराष्ट्र में ये जो महाड्रामा चल रहा है, इसमें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ होगा, और यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों गुटों की लड़ाई में बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से 2-3 चीज़ें याद रख लेना, एग्जाम के हिसाब से पूछे जाने की संभावना रहेंगी। एक तो आर्टिकल नंबर 174, जो कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार दिया जाता है, और राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 178, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो विधानमंडल का, उसके रिगार्डिंग इसमें पद है 178 में, और यही डिसाइड करता है कि किसी एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसे हटाना है या नहीं हटाना है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके कानूनी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ बातें, 52 में संविधान संशोधन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसे आयाराम गयाराम कानून भी कहा गया था, क्योंकि पार्टियां छोड़ना और आपस में एक दूसरी पार्टी में बदलना ये नॉर्मल सी प्रक्रिया थी। इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 1985 में। उस समय 1/3 जो है एमएलए अगर टूट के जा रहे हैं तो उनको वैधता दे दी जाती थी, लेकिन बाद में 91 में संविधान संशोधन आया 2003 में, तब जो है 1/3 को हटा करके फिर यहाँ पे 2/3 किया गया, कि 2/3 जो होंगे तब अगर अलग हो रहे हैं तब उनकी जो है वो वैधता दे दी जाएगी। अगर 2/3 से कम है तो उन एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अभी ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ये सेशन पसंद आया है तो इस तरीके के सेशंस में आपके साथ में और भी शेयर कर सकता हूँ। आप अपने सुझाव और कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। थैंक यू।